आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये साइंस का पोर्शन होता है, कुछ हद तक इसे ज्योग्राफी में भी शामिल किया जाता है, लेकिन राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से इसे जो शामिल किया गया है वो साइंस के पोर्शन में शामिल किया गया है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो वर्तमान में पर्यावरण से जो सामने आ रही जो समस्याएं हैं उनके बारे में ये बात करता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, अम्लीय वर्षा क्या होती है, ये वगैरह वगैरह। इन पर हम सब विस्तार के साथ चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज मैं इस पार्ट में पर्यावरण की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप पेज के बीच में हेडिंग डाल दीजिए, पर्यावरण। इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बोलते हैं इसको। अब देखिए, हम देखें तो दो शब्द से मिलकर बना है ये। एक परि है और एक आवरण है। परि का मतलब आप भली भांति जानते हो, चारों तरफ, चारों तरफ। तो इसका जो अर्थ निकला, ये निकला हमारे चारों तरफ का आवरण। हमारे चारों तरफ का जो आवरण है ये पर्यावरण कहलाता है। हम हैं, हमारे आसपास का जो क्राइटेरिया है वो पर्यावरण है। हम क्या क्या बातें इसके अंदर शामिल कर सकते हैं? आप कह सकते हो पर्यावरण के घटक क्या है, कंपोनेंट क्या है। मुख्य रूप से तो दो घटक होते हैं, लेकिन आधुनिक युग में इसे तीन घटकों में भी बांटा गया है। जैसे जैविक घटक, जैविक घटक इसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के रूप में इसको जानते हैं। इसी तरीके से एक होता है अजैविक घटक। इसको कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट। और तीसरा होता है ऊर्जा घटक। इसको कहते हैं एनर्जी कंपोनेंट। एनर्जी कंपोनेंट कहते हैं इसको। जैविक घटक मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, वो जैविक घटक होते हैं। इसके अंदर आप शामिल कर सकते हो पौधे और जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें जीवन प्रेजेंट होता है। और जीवन की पहचान क्या होती है? श्वसन, सांस लेना। अजैविक घटक है, इसमें जीवन नहीं होता है, लाइफ नहीं होती है। जैसे आप कह सकते हो स्थल हो गया, जल हो गया, वायु होगी, ये इसके अंदर आता है। और ऊर्जा घटक में बहुत सारे घटक हैं, उनको हम शामिल करते हैं। बेसिकली हम जो इसके अंदर शामिल करते हैं वो है सूर्य। सूर्य को शामिल किया जाता है। सूर्य। आपके क्वेश्चन बना हुआ है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वो सूर्य है। लिख दीजिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, यह आपके एग्जाम में आ चुका है।
सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यही है। वो एक अलग बात है कि हम इससे पूर्ण रूप से एनर्जी को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन विज्ञान इस दिशा में काम कर रहा है। देखते हैं आगे की क्या स्थितियां बनती है। एक बार आप इसे राइट डाउन करें। एक पुस्तक है, पर्यावरण से संबंधित है, उस पर मैं चर्चा करना पसंद करूंगा। एग्जाम में भी आ चुकी है। लिखिए संबंधित पुस्तक। ग्रीन डेवलपमेंट। ग्रीन डेवलपमेंट। ये जो ग्रीन डेवलपमेंट है, इसके जो राइटर है ये है W.H. एडम्स। W.H. एडम्स। ये क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं कि ग्रीन डेवलपमेंट किसने लिखी थी? W.H. एडम्स ने लिखी थी। अब मैं बात करूंगा पर्यावरण का संवैधानिक और कानूनी रूप। पेज के बीच में लिखना पर्यावरण की संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ मैं मुख्य रूप से जो बातें पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करती है या संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने का जो काम करती है उस पर बात करूँगा। हालांकि जैसे हम वन की बात करें तो वन संवर्ती सूची का विषय होता है, ये 20 पर क्वेश्चन बना हुआ है। एक तो आपने ध्यान रखना है आर्टिकल 48 कह दीजिए चाहे ए कह दीजिए, एक ही बात है। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें एक लाइन लिखिए, 48 कै में लिखिए, इसके तहत राज्य वन व पर्यावरण की, इसके तहत राज्य वन व पर्यावरण की सुरक्षा, इसके तहत राज्य वन व पर्यावरण की सुरक्षा व विकास का प्रावधान करेगा। वन व पर्यावरण की सुरक्षा व विकास का प्रावधान करेगा। दूसरा आर्टिकल 51 कै और 7 पार्ट, इसका ये ध्यान रखना, 7 पार्ट। इसमें क्या कहा गया है? ये मूल कर्तव्य है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये जो है ये नीति निर्देशक तत्व है। 48 का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व है। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। और ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल कर्तव्य है ये। फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें क्या बात कही गई है? लिखिए, इसके तहत ये बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य का यह मूल कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का यह मूल कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा व उसका विकास करे। प्रत्येक मनुष्य का यह मूल कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा और उसका विकास करे। आप कह सकते हो जैसे वन झील, लिख दीजिए, जैसे वन झील, नदियों, झील व नदियों, वन्य प्राणी के प्रति
दया भाव रखें। यदि आप उनको इस वे से देखते हो, ये आपका मूल कर्तव्य है। ये बात बताई गई है आर्टिकल 51 के 7 में। राइट डाउन कीजिए। इसके बाद हम कानूनी प्रावधान करेंगे। पेज के बीच में लिखिए पर्यावरण से संबंधित कानूनी प्रावधान। पर्यावरण से संबंधित कानूनी प्रावधान। कानूनी प्रावधान, कानून में क्या लिखा हुआ है? 4 कानून आपने ध्यान में रखने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। एक तो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आप जानते हो, इसके तहत वन्य जीवों को मारने पर प्रतिबंध लगाया गया। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण की रक्षा से संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और इधर है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति ये कब बने थे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1972 भारत में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कानून पहली बार कब बना था? आया हुआ है ये वन संरक्षण अधिनियम जो है, वनों के संरक्षण से संबंधित कानून कब बना था? 1980 में। पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित कानून कब बना था? 1986 में। राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले कब बनी थी? 1988 में, 88 में। इसके तहत एक और सदाबहार क्वेश्चन बन जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, यहां पे लिखिए, इसके तहत यह प्रावधान किया गया, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर, 33% भाग पर वन होने चाहिए। भारत के 33% भाग पर वन होने चाहिए। अब कई शब्दावलियां हैं, उन पर हम बात करेंगे। जैसे एक नाम कई बार आप सुनते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी बात करूंगा मैं। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। आप कह सकते हो ऐसा विकास जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचा सके। हम पानी का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि भविष्य में ज़रूरतों के लिए पानी को बचाया जा सके। ये धारणीय विकास होता है।
आप ये भी कह सकते हो हम अपने संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि उससे पर्यावरण का प्रदूषण कम हो या नहीं के बराबर हो। एक लाइन लिखिए, यहाँ पे लिखिए, विकास की वह अवधारणा, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ, जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। अब लिखिए, पर्यावरण से संबंधित विभाग, पर्यावरण से संबंधित विभाग, केंद्रीय पर्यावरण विभाग। इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई। पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि केंद्रीय पर्यावरण विभाग कब बना था। 1980 में बना, और इसका जो नया नाम दिया गया ये 86 में दिया गया, और नया नाम था वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये 86 में नाम दिया गया। और इसके जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं ये है प्रकाश जावड़ेकर। देखिए आज की डेट में यही है, कल को यदि बदलते हैं तो करंट जीके के संबंध में आप इसे अपडेट कर लें। हालांकि हमारा जो चैनल है राकेश मेहरा जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर इसको समय समय पर अपडेट कराता रहता है, तो आप वहाँ भी इस बात को अपडेट कर सकते हैं। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए फरवरी 2021 की अंतिम स्थिति। फरवरी 2021 की अंतिम स्थिति है। एक बार राइट डाउन करें। अब हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की। पेज के बीच में लिखिए पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पोल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, नाम से ही पता लग रहा है पर्यावरण का प्रदूषित होना। बहुत अच्छी भाषा में कहें तो आप ये कह सकते हो कि पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना, क्वालिटी में कमी आना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इसका जो अर्थ है लिखिए पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना, क्वालिटी में कमी आना, ये पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। एक शब्द होता है प्रदूषक, ध्यान रखना प्रदूषक बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। प्रदूषक, प्रदूषक क्या होते हैं? जो
प्रदूषण करते हैं। इसके आगे देखिए, वे पदार्थ जो प्रदूषण करते हैं, वे पदार्थ जो प्रदूषण करते हैं। अब देखिए, इन प्रदूषकों को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है समाप्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है जैव अपघटनीय, आप कह सकते हो बायोडिग्रेडेबल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। एक होता है जैव अनअपघटनीय, इसे कहते हैं बायो नॉन डिग्रेडेबल, बायो नॉन डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बायो नॉन डिग्रेडेबल। दूसरा यदि हम कहें तो ये होता है उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर, उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर, बेसिस ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस। इस आधार पर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, प्राथमिक प्रदूषक होता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट। दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। इसी तरीके से जो तीसरा पोर्शन है वो है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। ये जो मात्रा के आधार पर होते हैं ये भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव बोलते हैं इसको, क्वांटिटेटिव। एक होता है गुणात्मक, इसको क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट बोलते हैं, क्वालिटेटिव। ये क्वालिटेटिव होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट, बायो नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। हम इनके बारे में जो बात करेंगे वो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं। जैसे निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है, निम्न में से कौन सा जैव अनअपघटनीय पदार्थ है, किसकी बढ़ी हुई मात्रा पोल्यूशन करती है, निम्न में से प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है, निम्न में से द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है। ऐसे कई अनगिनत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत ध्यान से करना है और इजी है, सबसे बड़ी बात, टफ नहीं है। देखिए, जैव अपघटनीय, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल आप ये कह सकते हो हिंदी में यदि हम देखें, जैव अपघटनीय, जैव का मतलब क्या है, सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, आप कह सकते हो बैक्टीरिया, फंगस, ये हो गए। ये जब किसी पदार्थ को अपघटित कर देते हैं, अपघटित मतलब डिकम्पोजेज, तोड़ना, छोटे छोटे पदार्थों में या सरल पदार्थों में इसको जब तोड़ देते हैं तो वो जैव अपघटनीय होते हैं। एक लाइन लिख दीजिए जैव अपघटनीय के नीचे, इसमें लिखो ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोजेज हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोजेज हो जाते हैं। जैसे पौधों व जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ, पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ, ये जैव अपघटनीय होते हैं। इसी तरीके से बायो नॉन डिग्रेडेबल, बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। इनके बारे में लिखिए, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं,
ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। एक पॉलीमर के रूप में देखें तो प्लास्टिक पर रोक इसी कारण से लगाई जाती है क्योंकि वो बायो नॉन डिग्रेडेबल होता है। मीन्स वह सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होता है, सरल पदार्थों में टूटता नहीं है, इस कारण से उस पर रोक लगाई जाती है। इसी तरीके से DDT, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका पूरा नाम होता है। अब आइए प्राथमिक प्रदूषक, ये क्या होते हैं? लिखिए, वे प्रदूषक जो स्रोत से सीधे वातावरण में चले जाते हैं। वे प्रदूषक जो स्रोत से सीधे वातावरण में जाते हैं। वे प्रदूषक जो स्रोत से सीधे वातावरण में जाते हैं, जो स्रोत से सीधे वातावरण में चले जाते हैं, उन्हें हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, SO2 होगी, जो कि औद्योगिक क्षेत्रों से निकलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये आप जानते हो कि जो वाहनों का धुआं होता है उससे निकलती है। एक और लिख दीजिए, मेथेन, दलदली स्थानों पर जो पाई जाती है मेथेन, ये प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? लिखिए, जो प्राथमिक प्रदूषकों से मिलकर बनते हैं। आप कह सकते हो जिनका निर्माण प्राथमिक प्रदूषक करता है। जिनका निर्माण प्राथमिक प्रदूषक करता है वो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। जैसे आप कह सकते हो SO3, O3 ओजोन। आप कह सकते हो PAN, पैरा एसिटिल नाइट्रेट, PAN, पैरा एसिटिल नाइट्रेट। बाद में भी बात करेंगे, जब फोटोकेमिकल स्मोग आता है तब बात करेंगे, धूम्र कोहरा, तब बात आएगी इसकी। अब देखिए, मात्रात्मक क्या होते हैं? इसमें एक लाइन लिख दीजिए आप, मात्रात्मक के लिए लिखिए, वे प्रदूषक जो या ऐसे लिखिए, ऐसे प्रदूषक जिनकी उपस्थिति प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती। ऐसे प्रदूषक जिनकी उपस्थिति प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती, लेकिन उनकी बढ़ी हुई मात्रा प्रदूषण करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन उनकी बढ़ी हुई मात्रा प्रदूषण करती है, जैसे CO2। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि CO2 प्रदूषणकारी गैस नहीं है, लेकिन इसकी बढ़ी हुई मात्रा, यदि मात्रा बढ़ जाती है तो प्रदूषण करती है। गुणात्मक में लिखिए, वे प्रदूषक जिनकी उपस्थिति ही प्रदूषण करती है। वे प्रदूषक जिनकी उपस्थिति ही प्रदूषक करती है। उपस्थिति कैसी हो सकती है? उपस्थिति तो प्राथमिक भी वाला भी हो सकता है, द्वितीयक भी वाला भी हो सकता है। ये तो यही कह रहा है कि जो प्रेजेंट है ना वो प्रदूषण करेगा। तो ये जो दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे गुणात्मक में क्या आते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, SO3, सब इसके अंदर आते हैं। O3, ये सारे गुणात्मक है। ये मतलब प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक गुणात्मक प्रदूषक होते हैं। क्योंकि गुणात्मक प्रदूषण की डेफिनेशन क्या होगी? जिनकी उपस्थिति ही प्रदूषण करती है। उपस्थिति तो
या तो सीधे स्रोत से निकलने वाला भी उपस्थित रहेगा, और स्रोत से निकलने के बाद में अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जो अन्य प्रदूषक बनाएगा वो भी उपस्थित रहेगा। तो उपस्थिति तो सभी की रहेगी। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पहले पार्ट पर चर्चा की है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अगले पार्ट में हम वायु प्रदूषण स्टार्ट करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन होता है जिसमें ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग पर हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। कुछ नई बातें हैं जो उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। देखते हैं किस तरीके से उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। इसकी संपूर्ण चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।